हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अपन ने पिछले वीडियो के अंदर यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा की थी। आज अपन चर्चा करने वाले हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, चर्चा करते हैं औद्योगिक क्रांति में। तो औद्योगिक क्रांति की बात करें अपन, शुरू से लेके प्रारंभ में क्या होता था, लोग जंगलों में रहते थे और वहीं पे फल फूल खा के अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विकास हुए और लोगों ने अपना जीवन यापन का जो तरीका है वो धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। और ये जीवन यापन बदलने का तरीका ही क्या कहलाता है, अपना औद्योगिक क्रांति कहलाती है। कि जीरो से लेके आज अपन बहुत सारे संसाधनों से युक्त जीवन यापन कर रहे हैं, वो सारा का सारा किसके अंदर आता है, औद्योगिक क्रांति के अंदर आता है। तो पहले बात करें अपन 19वीं शताब्दी से पहले, तो सारे के सारे जो कामकाज होते थे वो हस्तचलित यंत्रों से होते थे। मतलब सारे के सारे जो काम करते थे अपन, वो हाथों से किए जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ और लोगों ने जैसे जलवाष्प के रूप में या फिर इंजन के रूप में या फिर गैस के रूप में नई नई टेक्निक का आविष्कार किया। और उसी तरीके से लगातार विकास होता गया और मतलब जो अपना डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ और नई नई चीज़ों की खोज हो गई। तो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, औद्योगिक क्रांति क्या है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करें भारत के दृष्टिकोण से। तो भारत के दृष्टिकोण में ये था कि जो अपनी औद्योगिक क्रांति हुई उससे पहले भी कई साक्ष्य मिले हैं, जिनमें सबसे पहले था अपने पास महरौली का लोहा स्तंभ। तो ये काफ़ी पुराना है, लेकिन इसमें खास बात ये है कि आज तक अपने इसमें जंग भी नहीं लगा है। मतलब जो लोहे का बना हुआ स्तंभ है और दिल्ली के अंदर है, तो इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। ये भी औद्योगिक क्रांति का है। उसके अलावा कृषि के क्षेत्र में अपना जो इम्प्रूवमेंट था वो इस तरह का था कि जैसे आजकल अपन फसल चक्र अपनाते हैं या फिर नई नई टेक्निक से बीज अपन बोते हैं, तो वो भारत में काफ़ी ज़्यादा पहले से था। उसके अलावा राम सेतु मतलब एक बांध बनाया हुआ भारत और श्रीलंका के बीच। तो ये अपन बोलते हैं कि जो महाभारत काल या रामायण का जो वक्त था उसी के समय में बनाया गया था राम सेतु। तो ये भारत के दृष्टिकोण से औद्योगिक क्रांति का काफ़ी ज़्यादा महत्व रहा है और भारत में और देशों की बजाय काफ़ी जल्दी औद्योगिक क्रांति का उदय हो चुका था। अब देखो, सबसे पहले बात करें अपन औद्योगिक क्रांति के अर्थ की। तो औद्योगिक क्रांति का जो अर्थ था उसके अंदर सबसे पहला जो नाम दिया था औद्योगिक क्रांति, वो फ्रांस के जॉर्ज मिशेल थे जिन्होंने सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का नाम दिया। उसके अलावा जर्मनी के थे फ्रीडरिख एंजल। तो इन दोनों ने सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। उसके अलावा देखो, अलग अलग जो विद्वान थे उन्होंने औद्योगिक क्रांति के बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी। तो उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अर्नोल्ड टोयनबी था। इसकी पुस्तक थी लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इसके अंदर ये बताया कि जो औद्योगिक क्रांति है वो एक दिन का रिजल्ट नहीं है, मतलब एक विकास की सतत प्रक्रिया है। मतलब काफ़ी दिनों तक लगातार विकास होता रहा और उसी का परिणाम क्या है, औद्योगिक क्रांति है। उसके अलावा देखो, GW साउथगेट, तो इसने बताया कि औद्योगिक क्रांति जो अपना हस्तशिल्प था पहले, मतलब पहले लोग हाथों से बने औजारों से काम करते थे, तो उससे लेके आज शक्ति चालित जो यंत्र है उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो हस्तशिल्प से लेके शक्ति चालित यंत्रों में परिवर्तन होना ही क्या है, अपना औद्योगिक क्रांति है। उसके अलावा डेविज है, उसने बताया कि जो प्राचीन तरीके थे अपने, उनको छोड़कर नए तरीके से अपन किसी भी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा क्या आता है, औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत आता है। मतलब धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी नया विकास होना क्या कहलाता है, अपना औद्योगिक क्रांति कहलाता है। उसके अलावा एक बुक थी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेज, तो इसका 8वां खंड है। उसके अंदर बताया गया कि आर्थिक और तकनीकी विकास से उद्योगवाद का जन्म हुआ। उद्योगवाद के जन्म से ही औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ और जिससे मतलब जो अपना उत्पादन था वो कम से ज़्यादा की ओर और जो इसकी जो अवस्था थी वो कम से और ज़्यादा हो गई। मतलब उत्पादन कम से लेके अधिक हो गया। उसके अलावा जो निम्न अवस्था थी उससे अधिक अवस्था में उत्पादन होने लग गया। उसके अलावा जो आर्थिक विकास था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो ये क्या कहलाता है, अपना औद्योगिक क्रांति कहलाती है। और इसका प्रभाव अपने मनुष्य पे, हर एक मानव जाति पे, राज्य पे और देश पे अलग अलग पड़ता है। मतलब सारों ने मिला के मेहनत की और उसी का परिणाम आज औद्योगिक क्रांति है। आज अपन हर एक संसाधन
मतलब अपन यूज करते हैं, जिससे क्या है कि कम समय में अपन अधिक उत्पादन कर सकते हैं। तो यही क्या कहलाती है, औद्योगिक क्रांति कहलाती है। अब देखो औद्योगिक क्रांति से क्या क्या परिवर्तन आए। तो सबसे पहले अपन बात करें औद्योगिक क्रांति से परिवर्तन आने में, कि सबसे पहले जो उत्पादन पहले अपन करते थे, कोई भी चीज़ का उत्पादन करते थे वो हाथ से बने यंत्रों से करते थे, और आजकल अपन किससे कर रहे हैं, शक्ति चालित यंत्रों से कर रहे हैं। मतलब नई टेक्निक का विकास हुआ, हाथ वाले जो अपने औजार थे उनको छोड़ के अपन नई नई मशीनरी से उपयोग लेने लग गए। उसके अलावा देखो इस्पात के कारखाने, मतलब पहले का समय था उसके अंदर अपन लोहा था, डायरेक्ट लोहा था, और लोहे पे जंग लगता है, काफ़ी मजबूत होता है, मशीनें काफ़ी भारी होती है। तो इनसे बचने के लिए इस्पात बनाने के कारखाने विकसित किए गए, जहाँ पे इस्पात की मांग थी तो वहाँ पे इस्पात के कारखाने लगाए गए। उसके अलावा देखो कृषि क्षेत्र में विस्तार, मतलब पहले का जो समय था उसमें कृषि के से संबंधित उपकरण थे वो काफ़ी कम थे अपने पास, और ज़्यादातर थे वो हस्तचालित औजार थे, और उन्हीं के द्वारा अपनी जो कृषि की जो उपज थी वो काफ़ी कम होती थी, और इसका विस्तार भी काफ़ी कम था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, नई नई टेक्निक का विकास हुआ, और नई नई टेक्निक का विकास होने से क्या हुआ कि अधिक जगह में अपन पैदावार करने लग गए। तो इस तरह से ये भी एक परिवर्तन सामने आया। उसके बाद देखो बैंकिंग पद्धति, पहले का जो समय था उसमें लोगों के पास पैसे की काफ़ी कमी थी, लेकिन इंग्लैंड के अंदर क्या था कि पैसे की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी, और पैसा लोगों के पास होने के कारण वहाँ पे धीरे धीरे बैंकिंग पद्धति का विकास होने लग गया, और उद्योग धंधे चलाने वाले जो लोग थे उनको नियमित रूप से ब्याज पे पैसे वगैरह मिलना शुरू हो गया। उसके बाद देखो वाष्प चालित इंजन या फिर यंत्र चालित जहाज से यातायात सुगम बना दिया गया। मतलब पहले का जो समय था लोग बैलगाड़ी से या ऊँटगाड़ी से अपना जो यातायात का काम था वो करते थे, या फिर पैदल चलते थे। लेकिन धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति आई, और उससे पहले तो क्या था, सड़कों का विकास हुआ, और सड़कों से धीरे धीरे जो अपने वाष्प चालित इंजन थे उनका विकास हो गया, और इससे जो अपना यातायात था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। उसके बाद देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु व्यापार तंत्र का विकास। देखो पहले तो क्या था कि जो अपने व्यापार होता था वो छोटे मोटे कस्बों में वहीं पे ही, जहाँ पे उत्पादन होता था वहीं पे ही हो जाता था। लेकिन यातायात के साधन उपलब्ध होने से काफ़ी बड़ा व्यापार तंत्र एक बन गया, जिससे क्या है कि अपने कोई भी देश में जो वस्तुओं का उत्पादन होता था दूसरे देशों के अंदर व्यापार कर सकते थे। उसके अलावा कम मानव श्रम और अधिकांश उत्पादन, मतलब आज का जो समय है उसके अंदर औद्योगिक क्रांति के कारण ये हो गया कि मानव श्रम तो काफ़ी कम हो गई, मतलब इंसान मेहनत खुद से कम करता है और उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये कुछ परिवर्तन हुए औद्योगिक क्रांति से। उसके अलावा बात करते हैं अपन आगे कि इंग्लैंड से प्रारंभ होने का कारण, कि मतलब जो औद्योगिक क्रांति थी वो इंग्लैंड से ही प्रारंभ क्यों हुई, और देशों से क्यों नहीं प्रारंभ हुई। तो सबसे पहला कारण देखो इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य, मतलब जो इंग्लैंड था वो एक औपनिवेश था, और इस वजह से क्या था कि वहीं पे ही कच्चा माल मिल जाता था, और वहीं पे जो अपना तैयार माल होता था उसको बेचने के लिए बाजार उपलब्ध हो जाता था। ये यूरोप के अंदर उपलब्ध नहीं था, और यूरोप के अंदर उपलब्ध नहीं होने के कारण जो इंग्लैंड के ही अंदर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। उसके बाद बात करें अपन कोयले और लोहे की खानें थी वो पास पास थी। देखो जो अपना एक तो उद्योगों के लिए कच्चा माल वहीं पे उपलब्ध हो जाता था लोहे के रूप में, और कोयला उसको तैयार करने के लिए काम में लेते थे। तो इस तरह से ये भी काफ़ी ज़्यादा फायदा रहा इंग्लैंड के लिए, कि वहाँ के लोगों के लिए कि जो अपना कोयले की और लोहे की खानें पास पास थी। उसके बाद देखो उपभोग के अनुरूप उत्पादन, मतलब इंग्लैंड के अंदर जो इंग्लैंड वासी थे उन्होंने क्या किया, जो उपभोग की वस्तुएं थी उनका उत्पादन करना शुरू कर दिया। एक जो अपना फ्रांस था, तो फ्रांस क्या करता था, फ्रांस में भी उत्पादन होते थे लेकिन वो विलासी वस्तुओं का उत्पादन करते थे। विलासी मतलब जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती हो, या फिर जो अपना मजदूर वर्ग है या जो गरीब वर्ग है वो काम में नहीं ले सकता। तो जो इंग्लैंड के अंदर जो वस्तुएं बनी या जो औद्योगिक विकास हुआ, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उपभोग की वस्तुएं जो आम आदमी के काम की थी उन वस्तुओं का निर्माण शुरू किया गया। उसके बाद देखो अर्धकुशल श्रमिकों की उपलब्धता, मतलब जो अर्धकुशल श्रमिक थे या कारीगर थे उनकी उपलब्धता हो गई। क्यों?
क्योंकि जो सामंती व्यवस्था थी या फिर जो जमीन जागीरदारी जो प्रथा थी वो धीरे धीरे समाप्त हो चुकी थी और लोग बेरोजगार हो गए थे और शहरों के अंदर बसने लग गए थे। और इस वजह से क्या हुआ कि जो उद्योग धंधे थे उनके पास जो ये अर्धकुशल कारीगर थे ये उपलब्ध होने लग गए और सस्ती दरों के अंदर ये काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद देखो फ्रांसीसी क्रांति और युद्ध, मतलब जो फ्रांस की क्रांति हुई और युद्ध हुआ तो उसके अंदर भी ये देखा गया कि जो फ्रांस के जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया कि युद्ध के अंदर जो सैनिक थे या फिर आम जनता थी या फिर जो फ्रांस के सहयोगी देश थे तो उनको अनाज या फिर जो जीविका के साधन थे वो उपलब्ध करवाने के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और मेहनत के फलस्वरूप जो इंग्लैंड था उसने इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा सीख हासिल की और इसी वजह से इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। उसके बाद देखो पूंजी की उपलब्धता, इंग्लैंड क्या था, शुरू से ही साधन संपन्न था तो इस वजह से यहाँ के लोगों को जो पूंजी थी वो उपलब्ध हो चुकी थी, खुद के पास पूंजी थी, इसलिए इन्होंने क्या किया जो कारखाने वगैरह थे वो विकसित कर लिए। उसके बाद देखो अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ, मतलब जो इंग्लैंड था उसकी जो भौगोलिक परिस्थितियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा अनुकूल थी। क्यों? क्योंकि ये जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था और पानी से घिरा हुआ होने के कारण यहाँ पे मतलब कोई भी आक्रमण नहीं हुआ, तो इसलिए ये जो भौगोलिक परिस्थितियाँ थी वो इंग्लैंड के अनुकूल ही थी। उसके बाद देखो कृषि क्रांति में से प्रोत्साहन, देखो कृषि के क्षेत्र में धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लग गया और डेवलपमेंट होने से क्या हुआ कि जो अपने जीविका के जो साधन थे या फिर कृषि के रूप में लोग आत्मनिर्भर हो गए और इस चीज़ से यहाँ पे प्रोत्साहन मिला और प्रोत्साहन मिलने से ही क्या हुआ इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो पाई। उसके बाद देखो वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन, मतलब जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी इंग्लैंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया, कई नए आविष्कार किए और जिस वजह से इंग्लैंड के लोगों को प्रोत्साहन मिला और उसी वजह से इंग्लैंड के अंदर जो अपनी औद्योगिक क्रांति थी वो संपन्न हुई। उसके अलावा देखो अपन बात करें कि ये तो सारे के सारे कारण हो गए। अब देखो क्या क्या सुधार हुए, किस क्षेत्र के अंदर क्या क्या सुधार हुए, औद्योगिक क्रांति से क्या क्या फायदे हुए और कौन से नए आविष्कार हुए उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन बात करें कृषि के क्षेत्र में, तो कृषि के क्षेत्र में सबसे पहला आविष्कार हुआ वो यॉर्कशायर ने जेथ्रोटल, यॉर्कशायर का जेथ्रोटल था, उसने सीड ड्रिल बनाई। सीड ड्रिल का मतलब होता है बीज बोने की मशीन, मतलब आजकल जो अपन कल्टीवेटर अपन जिसको बोल सकते हैं या नॉर्मल भाषा में कल्टी बोलते हैं जिसे अपन बीज बोते हैं, तो उसका आविष्कार किया था यॉर्कशायर के जेथ्रोटल ने। उसके बाद देखो एक अंग्रेज जमींदार था टाउनशेंड, तो उसने क्या किया था फसल चक्र का सिद्धांत दिया था। फसल चक्र का मतलब होता है कि अपन जैसे मान लो अब की बार अपन ने गेहूं की फसल बोई है और उसके बाद अगले साल उस जगह पे गेहूं की फसल ना बो के कोई दूसरी फसल अपन बोते हैं तो वो क्या कहलाता है, फसल चक्कर कहलाता है। तो ये जो अपना टाउनशेंड था इसने फसल चक्कर का सिद्धांत दिया जिससे जमीन की जो उपजाऊपन है वो बरकरार रहता है और अच्छी फसल पैदा होती है। उसके अलावा देखो 1770 ईस्वी के अंदर रॉबर्ट बेकवेल था, इसने कृषि के साथ पशुपालन का भी सुझाव दिया। देखो कृषि पशुपालन है वो भी कृषि के अंदर ही आता है। क्यों? क्योंकि देखो जो पशुपालन है वो पूरी तरह से कृषि के ऊपर डिपेंड है। कृषि अगर जैसे होगी तो उसको अपन पशुओं के साथ पशुओं के लिए काम में ले सकते हैं और उनसे जो पशुपालन है उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो ये जो रॉबर्ट बेकवेल था इसने ये सुझाव दिया था कि कृषि के साथ अपन पशुपालन भी कर सकते हैं और पशुपालन से इनको फ़ायदा ये हुआ कि जो अपनी भेड़ और गाय थी इनके प्रजनन केंद्र खोल लिए गए और इनसे इनकी जो 3 गुना वृद्धि हुई, जो प्रजनन की दर थी उसमें 3 गुना वृद्धि हुई। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों को प्रॉफिट हुआ दूध के रूप में या फिर बटर वगैरह के रूप में, और या फिर अपन बात करें कपड़े वगैरह बनाने के लिए भेड़ से ऊन प्राप्त होने लग गई। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। उसके बाद देखो 1793 ईस्वी के अंदर अमेरिकी एक विद्वान था हिटन, तो इसने क्या किया, थ्रेशिंग मशीन का आविष्कार किया था। थ्रेशिंग मशीन वो होती है जो अपन अनाज को भूसे से अलग करते हैं, मतलब गेहूं की कटाई या फिर कोई भी चीज़ की कटाई करने के बाद अनाज को और भूसे से अलग करने की जो मशीन होती है वो थ्रेशिंग, तो अमेरिकी एक हिटन था उसने ये आविष्कार किया था। उसके बाद देखो 1834 ईस्वी के अंदर साइरस के मैककॉर्मिक इसने फसल कटाई
की मशीन का आविष्कार किया था। मतलब जो फसल को काटने की मशीन, आजकल अपन देखते हैं कि फसल को खेतों में खड़े खड़े ही मशीनें काट देती हैं, इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मजदूरों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये फसल कटाई की जो मशीन थी इसका निर्माण किया था एच मैककॉर्मिक ने। उसके बाद देखो ये तो हो गया अपना कृषि के क्षेत्र में विकास। अब अपन बात करें वस्त्रों के क्षेत्र में या फिर जो वस्त्र उद्योग था उसके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ। तो सबसे पहले अपन बात करें औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की, तो सबसे पहली जो शुरुआत हुई थी वो वस्त्र उद्योग को लेके ही हुई थी। अपन बात करें इंडिया की, तो सबसे पहले जो अंग्रेजों का भारत पर अधिकार हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, तो अंग्रेज जब भारत में आए थे तो वो क्या करते थे, पहले तो सूती वस्त्र बने बनाए ही भारत से और वहाँ पे ले जाके बेचा करते थे। लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आ गई तो वो यहाँ से क्या करने लग गए, जो कपास थी कच्चे माल के रूप में उसको खरीद के और इंग्लैंड ले जाने लग गए और वहाँ पे उसका उत्पादन करके बेचने लग गए। उसके बाद देखो 1733 ईस्वी के अंदर यूरोप के जॉन के नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, फ्लाइंग शटल लूम का आविष्कार किया, जिससे क्या था कि जो अपना कपड़ा बनता है वो कम समय के अंदर अधिक चौड़ा अपना कपड़ा बना सकते हैं। मतलब जॉन के था, उसने फ्लाइंग शटल लूम का आविष्कार किया और उससे अपन कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा उपलब्ध कर सकते हैं या बना सकते हैं। उसके बाद देखो 1765 ईस्वी के अंदर जेम्स हरग्यूज इसने क्या किया, एक कताई मशीन का निर्माण किया और कताई मशीन से क्या है कि अपन एक के साथ अधिक धागे भी बना सकते हैं। मतलब पहले तो ये था कि जो कताई मशीनें थी उससे एक बार में एक ही धागा बनाया जा सकता था, लेकिन इससे क्या हुआ कि जो धागे थे एक साथ कई धागे अपन बना सकते हैं इस मशीन से। उसके बाद देखो 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट, तो इसने क्या किया, वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। वाटर फ्रेम से क्या होता है कि जो धागा था वो पहले से ज़्यादा मजबूत बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद देखो 1779 में, तो इसमें सैमुअल क्रॉम्पटन था, इसने एक म्यूल का आविष्कार किया। म्यूल ये क्या करती थी कि जो धागा बनता था, यहाँ पे तो देखो पहले से मजबूत धागा बन रहा था कि जो वाटर फ्रेम से, लेकिन जो म्यूल से जो धागा बना वो मजबूत भी था और क्वालिटी के अंदर भी काफ़ी अच्छा था। उसके बाद देखो 1787 ईस्वी में एडमंड कार्टराइट, तो इसने क्या किया, पावर लूम या फिर अपन बोले शक्ति चालित करघे का आविष्कार किया और जिससे जो अपनी औद्योगिक क्रांति थी इसके अंदर एक नया आयाम स्थापित हो गया और काफ़ी अच्छे तरीके से अपन कम समय में बढ़िया क्वालिटी के कपड़े उपलब्ध करवाने लग गए। अब देखो उसके बाद देखो लोहा के अंदर, लोहा उद्योग था, उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन हुआ औद्योगिक क्रांति से या क्या क्या आविष्कार हुए। तो सबसे पहले अपन बात करें 1789 के अंदर अब्राहम डर्बी था, उसने एक धम्मन भट्टी का निर्माण किया। मतलब एक धम्मन भट्टी थी उसका आविष्कार किया अब्राहम डर्बी ने। इसमें क्या हुआ, जो कोक था, सबसे पहले जो कोक था, कोक का मतलब होता है पत्थर का कोयला, मतलब काफ़ी मजबूत कोयला, तो उसको काम में लिया गया और उससे क्या किया गया, जो लोहा अयस्क था उसको पिघाला गया और उसको साफ किया गया। उसके बाद देखो अगला जो था अपना द्वितीय डर्बी, तो इसने 1711 से लेकर 1768 तक इसका शासन रहा और इसने क्या किया था, एक ढलवा लोहा से पिटवा लोहा बनाने का एक आविष्कार किया कि जो ढलवा लोहा है उससे अपन पिटवा लोहा बना सकते हैं। और उसके बाद देखो अगला जो था हेनरी कोट, तो इसने 1744 से लेकर 1823 ईस्वी तक शासन किया और इसने एक तो अलोडन भट्टी का निर्माण किया। अलोडन भट्टी के अंदर क्या होता है, जो पिघला हुआ लोहा है उससे अपन अशुद्धि दूर कर सकते हैं। और उसके अलावा इसने क्या किया, बेलन मिल का आविष्कार किया, तो जिससे अपन क्या कर सकते हैं, शुद्ध और अच्छा लोहा बना सकते हैं। उसके अलावा देखो अपन बात करें लोहा उद्योग के अंदर इस्पात का आविष्कार हो गया। इस्पात का आविष्कार कार्बन और मैग्नीज को मिलाने से हुआ। देखो अपना जो लोहा है, लोहे पे अपन बाहर इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं खुला तो उस पर जंग लग जाता है। दूसरी समस्या ये है कि काफ़ी भारी मशीनें होती हैं। ये जो इस्पात बनाने का मुख्य मकसद यही था कि ये एक तो जंग रोधी है, इस पर जंग नहीं लगेगा, ऊपर से हल्का हो रहा है, और तीसरी बात यह है कि ये काफ़ी ज़्यादा लचकदार भी है, मतलब आसानी से अपन इसको मोड़ सकते हैं। लोहा है तो उसको मोड़ने में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद देखो हेनरी बेसेमर था, तो इसने क्या किया, एक बेसेमर प्रक्रिया की शुरुआत की और उससे क्या किया गया, जो ढलवा लोहा था उससे इस्पात तैयार किया गया।
तो इस तरह से अपना ये जो लोहा है ये भी कंप्लीट होता है। अब देखो औद्योगिक क्रांति से परिवहन के क्षेत्र में क्या क्या आविष्कार हुए। तो सबसे पहले बात करें अपन स्कॉटलैंड का एक मकाडम था, स्कॉटलैंड का मकाडम। तो इसने सड़क निर्माण का आविष्कार किया। पहले की जो सड़कें होती थी उसमें क्या होता था कि पहले नीचे बड़े पत्थर, उसके बाद छोटे पत्थर और लास्ट में ऊपर ऊपर मिट्टी की एक परत बिछा दी जाती थी और उससे सड़कों का निर्माण किया जाता था। अब देखो ये सड़क मार्ग काफ़ी सस्ता और सुगम तो है, लेकिन इसमें जो भारी वाहन थे उसमें काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो इस वजह से इंग्लैंड ने सबसे पहली बार नहरी प्रणाली का आविष्कार किया और जो पहली नहर बनाई वो वर्सली कैनाल के नाम से बनाई गई। 1761 में जेम्स ब्रिटली ने बनाई। मतलब जो सबसे पहली जो नहर थी वर्सली कैनाल, तो इसका निर्माण किया गया और उसके बाद जो नहर प्रणाली थी उसके द्वारा यातायात के साधनों के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। और जो 1788 से लेकर 1796 ईस्वी तक का जो काल था वो नहरोन्माद काल कहा जाता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा नहरों का निर्माण इस काल के अंदर किया गया। उसके बाद देखो 1869 ईस्वी के अंदर फ्रांस का एक फर्टिनोद द लेस्पेथ था, उसने स्वेज नहर का निर्माण किया गया। स्वेज नहर कहाँ बनी हुई है? भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में बनी हुई है। तो इससे यूरोप और भारत के जो बीच की दूरी है वो लगभग 1/3 तक कम हो गई। मतलब जो स्वेज नहर के निर्माण से यूरोप और भारत के बीच जो परिवहन का जो मार्ग था उसमें काफ़ी कमी आई और काफ़ी अच्छे से अपन यातायात के साधन उपलब्ध करवा सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद देखो 1807 ईस्वी के अंदर अमेरिका का रॉबर्ट फुल्टन था, उसने सबसे पहले वाष्प चलित नौका का प्रयोग किया गया और ये कहाँ किया गया? हडसन नदी पे किया गया। मतलब जो जहाज होती है उसका प्रयोग किया गया। उसके बाद देखो 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंस था, इसने भाप के इंजन रॉकेट का आविष्कार किया गया। देखो भाप का इंजन जो मतलब ट्रेन वगैरह चलाते हैं अपन उसके अंदर। उसके बाद देखो सबसे पहली जो ट्रेन थी वो 1830 ईस्वी के अंदर मैनचेस्टर से लेकर लिवरपूल तक चली थी। अगर अपन भारत के संदर्भ में बात करें तो 1853 के अंदर चली थी, मुंबई से लेके ठाणे तक। मतलब भारत में जो पहली रेल थी वो 1853 में मुंबई से ठाणे तक चली थी। और पूरे विश्व की अगर अपन बात करें तो 1830 ईस्वी के अंदर जो मैनचेस्टर से लेकर लिवरपूल तक चली थी। तो इस तरह से हमने ये कई क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में या वस्त्र उद्योग में या लोहा उद्योग में या परिवहन के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुए। अब देखो इन सारे विकास के या फिर जो औद्योगिक क्रांति थी उनके परिणाम क्या हुए अपने समाज पे या राजनीतिक क्षेत्र में, किस तरह से इसका प्रभाव पड़ा आर्थिक क्षेत्र पे। तो अपन देखो सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम के रूप में देखो पहले क्या था, लोगों में गरीबी और भूखमरी की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा थी। धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, नए नए उद्योगों का विकास हुआ। उद्योगों का विकास होने से जो उत्पादन था और वाणिज्य था इसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई, असंतुलित वृद्धि। लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से वृद्धि हो सकती है। तो उससे क्या हुआ कि जो शहर थे वो तो और जो बड़े उद्योग थे इनका काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ, लेकिन जो लघु और कुटीर उद्योग थे वो धीरे धीरे से समाप्त होने लग गए और जो ग्रामीण क्षेत्र थे वो काफ़ी पिछड़ते चले गए। उसके बाद देखो राजनीतिक परिणाम के रूप में जो लोकतंत्र था उसकी मांग बढ़ी। मतलब लोग सारे के सारे जनता का शासन की मांग करने लगे और जो श्रमिक थे उनके हकों की आवाज़ उन्होंने उठानी शुरू कर दी। मतलब पहले लोग क्या करते थे कि जो कमज़ोर वर्ग था वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, लोगों के दबाव में रहता था, लेकिन औद्योगिक क्रांति से सारे के सारे साधन संपन्न हो गए और उन्होंने अपने हकों की आवाज़ को उठाना शुरू कर दिया। उसके बाद देखो सामाजिक परिणाम क्या रहे औद्योगिक क्रांति के। तो एक नया सामाजिक वर्ग था उसका उदय हुआ और उसके साथ साथ जो संयुक्त परिवार प्रथा थी, पहले लोग क्या करते थे कि सारे के सारे एक जगह पे रहते थे और औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ कि जो परिवार है वो शहरों में जाके बसने लग गए और एकल परिवार प्रथा का उदय होना शुरू हो गया। और इससे क्या हुआ कि शहरों के अंदर जो गंदी बस्तियां थी उनका भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उदय होना शुरू हो गया। उसके बाद देखो वैचारिक परिणाम। तो वैचारिक परिणाम क्या रहे औद्योगिक क्रांति के। इससे देखो एक तो आर्थिक उदारवाद था, इसका स्वागत किया गया और उसके बाद समाजवाद था, इसका उदय हुआ। तो इस तरह से अपने ये कुछ परिणाम रहे औद्योगिक क्रांति के। तो ये अपना जो वीडियो है औद्योगिक क्रांति ये पूरा हुआ। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो देख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।